नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का 5वां पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। और इसके लेखक है सुनील शास्त्री जी। इनका जन्म हुआ था 1950 में और सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। ये एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी है। इन्हें कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को ये पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है। प्रस्तुत पाठ में उनके लाल बहादुर शास्त्री के संस्मरण में लेखक ने स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परदुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री इतने ईमानदार थे कि वो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने किश्त में हफ्तों पर उन्होंने अपनी खुद की कार ले ली थी। प्रधानमंत्री होने का उन्होंने कभी भी गलत फ़ायदा न उठाकर वो ईमानदारी का और सादगी का और सरलता और सच्चाई का ही जीवन जीते आए हैं। और इसी गुणों को लेखक ने उनके बेटे ने यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से इस पाठ में एक दो उदाहरण के द्वारा उनकी ईमानदारी का प्रस्तुत वर्णन इस पाठ में किया है। तो अभी देखते हैं हम पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। तो अभी देखो लेखक उनके बचपन के बारे में बताते कि जब भी बाबूजी थे तो कभी भी हमने जीवन में किसी की भी कमी नहीं देखी। अभाव किसी चीज़ की कमी नहीं देखी। लेकिन जब भी वो गुज़र गए वो स्वर्गवासी हो गए तब मुझे बैंक में नौकरी भी करनी पड़ी। और वो आगे कहते हैं, अभी बाबूजी के बारे में बताते कि जब भी लेखक पैदा हुए थे शायद 10 साल के होंगे, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। और उस समय पुलिस मंत्री को गृह मंत्री को आज हम गृह मंत्री कहते, तो उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। तो तब के समय उनके लाल बहादुर शास्त्री जी के पास बहुत छोटी गाड़ी थी। और जब भी वो 1964 में प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ पर उन्हें एक गाड़ी मिलती है, सरकारी गाड़ी मिलती है। उस कंपनी का नाम है इम्पाला शेवरलेट कंपनी की। उन्हें एक बड़ी आलीशान कार थी उनके पास। अभी लेखक का बहुत दिल करता है कि कभी कभी मैं उसे चलाऊं। तभी लेखक 14-15 साल के होंगे तो बहुत उनका दिल करता था कि मैं इसे चलाऊं। अभी कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और एक दिन वो ऑर्डर देते हैं उनके सचिव से, लाल बहादुर शास्त्री के जो सचिव थे उन्हें ऑर्डर देते हैं कि साहब ज़रा आप ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी लेकर आए। तो उनके निवास स्थान, रेजिडेंस का है निवास स्थान, तो उनकी निवास स्थान की तरफ वो गाड़ी लेकर आता है। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं। अभी
गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। अभी देखो लेखक ऑर्डर देते हैं कि गाड़ी लेकर आ जाओ, वो ड्राइवर भी आ जाता है, 2 मिनट में गाड़ी भी आ जाती है। अभी उनके भाई का यह जिक्र करते हैं लेखक, जिनका नाम है अनिल भैया। तो अनिल भैया क्या कहते हैं कि मैं तो इसे चलाने वाला नहीं हूँ, मतलब सुनील जी से कहते हैं कि तुम ही इसे चलाओ। तो आगे बढ़ते हैं लेखक और गाड़ी ड्राइवर को कहते हैं कि तुम यही आराम करो, हम लेकर जाते हैं। और वो दोनों भाई मतलब अनिल जी और सुनील जी गाड़ी लेकर जाते हैं, जहाँ उन्हें खाने पर जाना था वो वहाँ जाते हैं। और बातचीत में समय का पता नहीं चलता और देर हो जाती है। और बाद में उन्हें याद आ जाता है कि अभी बाबूजी घर वापस आए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। अभी देखो वापस आए तो देखते हैं कि फाटक से पहले ही मतलब फाटक के बाहर ही गाड़ी रोकते हैं। और संतरी मतलब पहरेदार को कहते हैं कि सैल्यूट वैल्यूट मत मारो, बस धीरे से तुम क्या करो, गेट खुला छोड़ दो। और आवाज़ भी आए तो भी खुला छोड़ दो, क्योंकि लेखक को अभी बाबूजी का डर लग रहा था। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली हाँ आ गए हैं। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। अभी देखो सुनील जी आते हैं। वो मतलब संतरी मतलब पहरेदार को इतनी सारी बातें बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लाल बहादुर शास्त्री मतलब उनके पिताजी को अगर बाबूजी को पता चल गया कि अभी सुनील जी कार लेकर आए हैं तो बाद में बेकार में हमारी पूछताछ होंगी। और अभी बात भी ताज़ा है, सुबह तक सब भूल जाएंगे, ऐसा उन्हें लगता है। और वो क्या करते हैं, धीरे से गाड़ी बाहर रख देते हैं और अंदर पीछे के दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। और उनके अम्मा से पूछते हैं कि बाबूजी आ गए क्या, कुछ पूछा तो नहीं है ना हमारे बारे में? तो वो कहती है हाँ पूछा था तो मैंने सब बता दिया। और आगे कुछ मतलब सुनने की भी अभी मतलब सुनील जी की अभी हिम्मत नहीं पड़ती है। और वो कहते हैं कि सुबह किसी को भी मेरे कमरे में मत भेजो और मैं सोने जा रहा हूँ, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। और अम्मा को कहता है कि अभी रात को मुझे अभी देर हो गई है तो मैं सुबह देर तक सोऊंगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़ा बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला। पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले कोई बात नहीं, आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। अभी देखो लेखक तो मतलब कहते हैं कि मतलब मुझे सुबह से देर से उठना है, लेकिन सुबह क्या हो जाता है 5:30 पौने 6 बजे ही किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। तो लेखक को क्या लगता है कि शायद कोई चाय देने आया गया होगा। तो वो बड़े टूटे आवाज़ में क्या कहते हैं कि अभी मैं बहुत देर रात से घर आया हूँ तो अभी सोना चाहता हूँ, मुझे सोने दो। क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई नौकर आया है चाय लेकर। लेकिन फिर क्या हो जाता है, फिर दस्तक पड़ती है और ज़ोर से वो क्या करते हैं, लेखक उठ जाते हैं, बड़बड़ करते हुए उठ जाते हैं। और दरवाज़ा खुलते हैं तो देखते हैं कि बाबूजी मतलब लाल बहादुर शास्त्री दरवाजे के सामने खड़े थे। तो क्या कहते हैं कि माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बाबूजी मतलब गलती से मैंने ये सब कह दिया,
तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं है, आओ आओ, हम लोग मतलब हम सब साथ में चाय पीते हैं, तुम भी बाहर आ जाओ। तो लेखक ने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी हाथ मुँह धो। चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? अभी देखो, उनकी अम्मा ने कहा। लेखक चाय पीने के लिए बैठते हैं। सभी लाल बहादुर शास्त्री को सब मालूम था, ऐसा उनके अम्मा ने बताया था, लेकिन वो लेखक को कुछ भी नहीं पूछते थे। अभी वो क्या बोलते, लेकिन सुबह लेखक जब भी दार खटखटाने पर बोले थे कि सुबह देर रात से आया हूँ, तो उसी के बारे में अभी लाल बहादुर शास्त्री जी बात करते। अभी कहते हैं कि अम्मा ने तो कहा था कि तुम बहुत जल्दी आ गए हो, और तुम तो कहते हो कि तुम रात बहुत देर से आए हो, कहाँ चले गए थे? अभी मतलब झूठ यहाँ लेखक का क्या हो जाता है, पकड़ा जाता है। जवाब देते हैं, हाँ बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? अभी कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। अभी लेखक जवाब क्या देते हैं कि हमें एक जगह पर खाना खाने के लिए जाना था। तो लाल बहादुर शास्त्री आगे उनका झूठ कैसे पकड़ लेते देख लो। अभी वो आगे क्या पूछते कि लेकिन तुम खाने पर गए थे तो अच्छा है, लेकिन कैसे गए थे? क्योंकि तुम्हारी जो गाड़ी थी वो तो गाड़ी हमारे गेट पर ही खड़ी थी। तो क्या सुनील जी कहते हैं कि हम इम्पाला शेवरलेट लेकर मतलब बड़ी कार लेकर गए थे। तो अभी लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, ओह तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। अभी देखो, वो आगे कहते कि तो तुम्हें बड़े गाड़ी चलाने का शौक है, लेकिन अभी बाद में लेखक कहते हैं कि बाबूजी भी हमारे बाबूजी भी कभी इम्पाला शेवरलेट का ज़्यादा उपयोग इस्तेमाल नहीं करते थे। जब भी कोई गेस्ट आने वाला होता है तो तभी उसी समय वो गाड़ी बाहर निकलती थी। और आगे कहते हैं, अभी उन्हें लगता है कि बाबूजी ने कुछ भी नहीं कहा, तो आए दिन अभी कभी भी उस गाड़ी का वो लेखक और उनके भाई इस्तेमाल करने लगते हैं। चाय खत्म करो, उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तभी अभी देखो, अभी चाय खत्म होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी कहते कि उनके अम्मा से कहते कि जाओ तुम ड्राइवर को बुला लाओ। सुनील जी से ही कहते हैं कि जाओ तुम ड्राइवर को बुला लाओ। तो ड्राइवर को बुलाते हैं तो उनसे कुछ पूछताछ करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, और कहते हैं कि तुम लॉग बुक रखते हो? लॉग बुक का मतलब है जब भी हम ये शासन की गाड़ी होती है तो तभी जब भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो तभी उसका रिकॉर्ड लॉग बुक में किया जाता है। तो क्या कहता है ड्राइवर कि हाँ रखता हूँ ना। तो अभी आगे पूछते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी कि कल इन्होंने मतलब लेखक ने और उनके भाई ने कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाई? तो वो कहता है 14 किलोमीटर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि उस लॉग बुक में लिख लो कि 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा कर दो। बगा यहाँ देख लो, मतलब इतना कहने के बाद भी लेखक के समझ में नहीं आता। तो बाद में क्या कहते कि जाओ अम्मा को बुला लाओ। और उनके मतलब जब भी लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी से कहते हैं कि सहाय साहब से तुम कहना कि प्रति किलोमीटर के लिए
60 पैसे ले लो और उसी से हिसाब कर दो और जो भी पैसे होंगे वो सब तुम जमा कर दो। इतना मतलब कितने ईमानदार थे। लाल बहादुर शास्त्री को ऐसा लग रहा था, मतलब कितना भी पद बड़ा हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन जब भी इस्तेमाल स्टेट के लिए करना होता है, मतलब जब भी स्टेट गेस्ट आना हो वही उसी समय उस गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी के वक्त हम खुद की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुट्टी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट फुट कर रोते रहे। अभी देखो, अभी लेखक के समझ में आता है तो क्या करते हैं उनके भाई, और वो जाकर मतलब कमरे तक जाने तक वो रोते ही रहते हैं और बड़े बड़े आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से रोते रहते हैं। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा ये समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपनी सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि नींव को पुनः संजोना संवरना कि मेरे मन का महल आज की इस तूफानी झंझावात में खड़ा रह सके। अभी लेखक आगे कहते हैं, मैं ये बात तो शान के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि लेखक को उनके पिताजी का ईमानदारी का बाद में पता चलता है, क्योंकि तब वो बहुत छोटे होते हैं। और वो आगे कहते हैं कि अभी ये सभी बातें हमारे लिए आदर्श बन गई है। ये जो हमारे पिताजी की ईमानदारी थी, सच्चाई थी, वो अभी हमारे लिए आदर्श बन गई है। और मैं अभी राजनीति में आने पर भी मुझे भी अभी ऐसा लगता है कि अगर मैंने सरकारी भी पद भी पा लिया तो मैं इसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं लाल बहादुर शास्त्री का बेटा हूँ। और वो आगे उनके घर के बारे में बताते हैं कि आज मेरे बच्चे जब कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हो और जब भी बारिश आती है तो कभी कभी इसको रिक्शे से भेजते हो, कि हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चों गाड़ी से आते हैं, लेकिन लेखक उन्हें कैसे समझाए, क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटे हैं। और वो आगे कहते हैं कि कभी कभी मैं उनको समझाता हूँ, समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन समझना मुश्किल है, क्योंकि ये उम्र ही बच्चों की छोटी होती है और ये समझने की उम्र या समझाने की भी नहीं होती। तो आगे वो कहते हैं कि इसलिए कभी कभी मैं उनको छोड़ने भी जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी अभी सरकारी पद है, मैं वो सब क्या छोड़कर आया हूँ और एक आदर्श जीवन बिताना चाहता हूँ। और जो हमारे पिताजी ने नींव बनाई थी, नींव का मतलब है पाया, जो हमारे पिताजी ने नींव बनाई थी वही अब मैं संजोना और संवारना चाहता हूँ। और इस दुनिया में मैं भी खुद के पैर पर और आत्मबल पर ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ खड़ा रहना मतलब खड़ा रह सकूं। याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितना ही सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। अभी बचपन की बहुत सारे हसीन यादें यहाँ पर सुनील शास्त्री जी हमें बताते हैं। तो कहते थे कि हमारे सब भाई बहनों में एक होड़ मतलब शर्त लगा रहती थी कि कौन कितना ज़्यादा काम करेगा और पिताजी के बाबूजी किसको ज़्यादा काम देंगे। एक दिन बोलते हैं, अभी लाल बहादुर शास्त्री जी उन्हें कहते हैं
कि सुनील, मेरी अलमारी बहुत अव्यवस्थित, बेतरतीब मतलब अव्यवस्थित हो गई है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ज़रा ठीक से लगवा दो। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? अभी देखो, सभी बहुत अच्छे से लेखक करते हैं, लेकिन दूसरे दिन लाल बहादुर शास्त्री जी सुनील लेखक से पूछते कि तुमने सब बहुत अच्छे से किया, कमरा भी बहुत अच्छा साफ किया, लेकिन मेरे कुर्ते कहाँ रखे? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे, ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता ही रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। अभी देखो, लेखक को जब भी वो लाल बहादुर शास्त्री कुर्ते के बारे में पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो क्या कुर्ते थे क्या, वो इधर से फटा था, एक इधर से फटा था, तो मैंने वो सब अम्मा को दे दिए। वो फिर भी लाल बहादुर शास्त्री आगे क्या बोलते हैं कि अभी कौन सा महीना चल रहा है? तो लेखक जवाब देते हैं कि अभी अक्टूबर का महीना मतलब अंतिम सप्ताह चल रहा है। तो आगे बोलते हैं कि अभी नवंबर आएगा, जाड़े के दिन आएंगे, मतलब अभी ठंड पड़ना चालू हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, अंदर से वो शर्ट फटा हुआ शर्ट पहनूंगा और ऊपर से कोट पहन लूँगा। क्या समझ में आता है कि फटा हुआ शर्ट मतलब कुर्ता पहना हुआ है? अभी लेखक अपने बाबूजी को देखते ही रह जाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री आगे ही कहते जा रहे थे कि ये सब खादी के कपड़े हैं बेटा, और बहुत बड़ी मेहनत से बीनते हैं, बहुत मतलब उसे बुनाने के लिए, उसे तैयार करने के लिए बहुत समय लग जाता है, और इसका एक एक सूत क्या हो जाना चाहिए, काम आना जाना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। और इसी एक प्रसंग के बाद अभी लेखक लाल बहादुर शास्त्री उनके पिताजी को, उनके बाबूजी को अभी उनके कपड़ों की तरफ ध्यान बटा देते हैं और देखते हैं कि हमारे बाबूजी किस तरीके से किफ़ायत से मतलब किस तरीके से रहते हैं। तो एक दिन वो सुनते हैं कि वो उनके अम्मा को बता रहे थे कि फटा हुआ कुर्ता उनके अम्मा के हाथ में देते हुए कह रहे थे कि ये तुम उनके रुमाल बना दो। मतलब एक भी चीज़ खाली नहीं जानी चाहिए या उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अभी देखो, वो कहते थे, आगे लेखक कहते हैं कि बाबूजी का भी एक तरीका था, वो किसी को भी उनके पास आकर्षित कर लेते थे। क्योंकि अगर वे सीधे सीधे भी अगर मुझे कहते कि सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया। जो भी मतलब उनके साथ प्रसंग होते गए, जैसे कि कपड़े फटे होने के बाद भी वो उसका इस्तेमाल करते थे। वो ये छोटी छोटी बातों में से वो खुद मतलब उनका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षित करता था कि जो सामने वाले को उनमें बांध ही लेता था। अम्मा बताती है, अभी दूसरा प्रसंग लेखक बताते हैं कि अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। अभी उनकी एक प्रसंग लेखक को बताती है कि उनके शादी में मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी और उनकी
मतलब लेखक की अम्मा और बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री जी और उनकी पत्नी, उनकी जब भी शादी हुई थी और वो जब भी विदा होकर रामनगर आए थे तो उनके पास सोने के 5 ग्राम के गहने थे। और वहाँ पर से रामनगर से वो बहादुरगंज के मकान में आते हैं। तो तभी का एक प्रसंग बताते हैं कि उन्हीं दिनों बाबूजी के चाचा जी वो कोई घाटा लगा था, कोई नुकसान हुआ था, तो उन्हें किसी भी हालत में उन लोगों के पैसे चुकाने थे। अभी लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ भी पूछताछ नहीं करते हैं। एक दिन तुम्हारी बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका नथुनी बिछिया ही रख लिए थे, वे हमारे सुहागन वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके, कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? अभी देखो, दुनिया की सभी मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझते हुए बाबूजी क्या कहते हैं, उनके बाबूजी उनके अम्मा से गहनों की मांग करते हैं। उनके अम्मा को भी लगता है कि हिचकिचाहट लगती है कि 5 ग्राम के गहने कैसे दे दूं, लेकिन बाद में उन्हें ऐसे लगता है कि अगर उन्हें अगर मदद करने में ही प्रसन्नता आती है तो उनकी प्रसन्नता में ही उनके अम्मा की खुशी है। तो उन्होंने गहने दे दिए और केवल कुछ गहने रख लेती है जो कि सुहागन वाले गहने थे। तो उस दिन वो आगे उनकी अम्मा कहती है कि उस दिन तो तुम्हारे पिता बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन वो अपनी पीड़ा रोक नहीं सके और वो कहते कि तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी, मिर्ज़ापुर उनकी अम्मा का मैका था मिर्ज़ापुर। तो अभी कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी उनके पत्नी को कहते हैं कि जब तुम अगर मिर्ज़ापुर जाओगी तो गहनों के बारे में लोग पूछेंगे, तुम्हारे मैके वाले पूछेंगे तो तुम उनसे क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना भी सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। अभी वो मुस्कुराती है उनके अम्मा और लाल बहादुर शास्त्री जी के कहते कि आप उसकी चिंता न मत करो, हम कह देंगे कि गांधी जी के अनुसार हमने अभी गहने पहनना छोड़ दिए हैं, क्योंकि इस बात पर तुम कोई शंका नहीं करेगा। फिर तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छी सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा दिए। और फिर बाबूजी लेखक के बाबूजी उनके अम्मा से कहते कि तुम्हें यहाँ मेरे घर में बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि तुम्हारा विवाह बहुत सुखी और अच्छे परिवार में भी हो सकता था, लेकिन अभी जो हुआ है तो वो तो वैसा ही है। लेकिन तुम्हें आराम देने की बजाय, तुम्हें सुख देने की बजाय तुम्हारे बदन के तो मैंने सारे गहने उतरवा दिए। फिर लेखक की अम्मा बोलती है, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। फिर लेखक की अम्मा बोलती है, लेकिन मेरा असली गहना तो है ना मेरे पास, और मुझे बस वही चाहिए। आप उन सोने के गहनों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि सभी दिन ऐसे ही थोड़े रहने वाले हैं, सुख दुख तो आता ही रहता है। और ये पाठ लिया है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी से, और इसी पाठ के ज़रिए लेखक सुनील शास्त्री जी, उनके बाबूजी हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, उनके गुण जो कि ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई आदि गुणों का बहुत अच्छे ढंग से इस पाठ में इन्होंने वर्णन किया है। धन्यवाद।